हेलो हेलो चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कविराज और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस लाइव सेशन में, लाइव क्लासेस में। बच्चों, आज की यह लाइव सेशन आप सभी के लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि हम इस लाइव सेशन में ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की जो सीरीज होने वाली है अंतिम प्रहार है। जी हाँ, हम लोग आज अंतिम प्रहार करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है, आप लोगों के अंदर ये कहीं ना कहीं ये फील हो रहा होगा, आपके अंदर कहीं ना कहीं ये जो है डर सा बना हुआ होगा कि हम लोग करें तो करें क्या, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है भाई। नज़दीक एग्जाम है, रिवीजन जरूरी है, हर एक चीज़ जरूरी है। और आज हम लोग अंतिम प्रहार जो है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो है हम लोग अंतिम प्रहार करने वाले हैं, जो कि एग्जैक्ट आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। इससे बाहर एक भी सवाल आपका नहीं रहने वाला है, ठीक है, एक भी सवाल आपका जो है नहीं रहने वाला है बच्चों। तो सबसे पहले तो आप सभी का जो है स्वागत करता हूं, और आप इस लाइव सेशन को जो है अपने सभी बच्चों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। उसके बाद हम लोग जो है क्लासेस की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और आप लोगों को ना अंत तक बने रहना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हर एक विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला ही एग्जाम आपका इकोनॉमिक्स होने वाला है, पहला ही एग्जाम आपका इकोनॉमिक्स होगा, तो कहीं ना कहीं तो भाई डर था बना हुआ है ना, डर तो बना हुआ है, ठीक है। तो पहला एग्जाम इकोनॉमिक्स जो होगी, अब जो है आज के बाद आपका डरना खत्म हो जाएगा, डर जो है मन में वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज हम लोग जो है अंतिम प्रहार करने वाले हैं पूरा जो है तैयारी के साथ, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी जो है जल्दी जल्दी जुड़िए। आप लोगों का लगातार ये कमेंट आ रहा था कि सर इकोनॉमिक्स को लेकर जो है आइए, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स जो है पूरा खत्म करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी जुड़िए। तो चलिए बच्चों, हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप हमारे यहाँ पे जल्दी जल्दी, हाँ बिजोड़, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े बच्चों। चलिए आज जो है हम लोग जो है ये कविराज भैया जो है आप लोगों के लिए अंतिम प्रहार लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका फर्स्ट जो दिन एग्जाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का, उसका पूरा संहार करेंगे, पूरा जो है एकदम देखेंगे, एक भी सवाल इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन की ओर। सवाल, देखिए सवाल आपके सामने आ चुका है बच्चों। देखिए सवाल कहता है कि महान मंदी जो है किस वर्ष हुई है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि महान मंदी जो हुई है वो 1900 मैंने आपको पहले बताया था ना, क्या होता, 1900 जो है 1929 से लेकर 1929 30 को जो है महामंदी हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि इस लाइव सेशन को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ, अभी अपने सभी फ्रेंड सर्कल के साथ, अगर जो बच्चे नहीं उठे हैं ना उसको भी कहिए उठिए भाई, एग्जाम पहले दिन ही है, और ये डर अब निकाल दो, पहला ही दिन है। अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करते जाओ, ठीक है, सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करते जाओ, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट था इसको लेकर, इस लाइव सेशन को लेकर, तो हम लोग जो है आ चुके हैं, तो आप अपना प्यार बना कर रखें, ठीक है, और सभी दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर करो, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, हर एक जगह इसे आप लोग सर्कुलेट कीजिए, हर एक जगह इसको सर्कुलेट कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है बच्चों। देखिए सवाल क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अधीन कौन आता है? प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि है ना, कृषि होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, काजल उपाध्याय, सुमन यादव, चंदन गुप्ता, सभी का जो है स्वागत है, ठीक है, स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते जाए बच्चों, आगे बढ़ते जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, मेरे आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है बच्चों। देखिए सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में, है ना, सवाल क्या कहे भाई, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सेवा जो है तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो सेवा तृतीय क्षेत्र होता है, वो होता है संवाद वाहक। क्या होता है? संवाद वाहन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर रहेगा संवाद वाहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि माइक्रो, अच्छा ये तो भाई सवाल मैंने कई बार मैंने आपको बताया था। ये सवाल ये कहता है कि माइक्रोस, है ना, कहता है माइक्रोस निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है। तो माइक्रोस जो होता है वो किससे संबंधित होता है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। माइक्रोस, ये सवाल कई बार मैंने आपको पढ़ाया भाई। चौथा नंबर का क्या हो जाएगा, जल्दी 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 का आपको कमेंट आना चाहिए, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, तो जल्दी जल्दी। देखा एक ख्वाब तो ये चल चले हुए, इसका बताओ चौथा का क्या हो जाएगा, माइक्रोस, है ना, कि माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मैंने पढ़ाया हुआ है और एग्जाम में छपेगा भाई,
ये छपेगा जरूर, बिल्कुल। ये जो है ना माइक्रो जो होता है, ये माइक्रो जो शब्द ली गई है, ये किससे संबंधित है? ये जो ग्रीक शब्द से है ना, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चल रहा है, चलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी क्वालिटी जैसे मतलब आपको नेटवर्क क्वालिटी जो होगी ना वो थोड़ा स्लो हो जाएगी, हो गई होगी, इसलिए आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा ऐसा करें आप जो है अच्छे से मतलब उसको क्वालिटी एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए कहता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है? मूल्य निर्धारण होता है, उत्पादन फलन होता है, वितरण तथा जो उत्पादन के साधनों के प्रयोग की सुलता, इनमें से सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया बच्चों। अगला सवाल कहता है कि सभी आर्थिक समस्याओं का जो है प्रमुख कारण क्या है? तो सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या होता है बच्चों? जरा ध्यान दीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी एकदम जल्दी कमेंट कीजिए। ये बहुत आसान सा सवाल है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया? पहला दिया है प्रचुरता, दूसरा दिया है सुविधा, तीसरा दिया है दुर्लभता, और इनमें से कहता है इनमें से कोई नहीं। तो भाई सभी आर्थिक समस्याओं में देखिए, सभी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब समस्याएं उत्पन्न होती है तो प्रमुख कारण इसमें क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है जल्दी बताइएगा, क्या दर्शाता है? जल्दी आपका कमेंट आना चाहिए। क्या दर्शाता है? देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दुर्लभता। क्या होता है? दुर्लभता होती है ना, दुर्लभता होती है। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए अगला सवाल क्या है बच्चों? अगला सवाल आपके सामने है। देखिए कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता का क्या करने का जो है प्रयास करते हैं। यह कहता है अभिकर्ता का क्या करने का प्रयास करता है? वो जनता के कल्याण को जो है अधिकतम करने का प्रयास करता है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, सर आपका शादी हो गया है? अरे बाबा हम तो अभी कुंवारे हैं हम अभी कुंवारे हैं जी, शादी नहीं हुआ है सर एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल यही सारे जो क्वेश्चन जो हम लोग आज लेकर आए अंतिम प्रहार जो करने वाले 500 प्लस क्वेश्चन का, उसमें से ही आपका जो है 100 प्रश्न जो है आपका एग्जाम में फंसेगा, और उसमें से आपको मात्र 50 को बनाना है ना एकदम। चल सर बायोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं? नहीं बायोलॉजी का नहीं है बाबू, ये बायोलॉजी का नहीं है, ये जो है ना इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? तो किस में होता है बच्चों? तो याद रखना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो है केंद्रीय समस्याओं का जो है समाधान किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा हो बच्चों? याद रखेंगे बाजार तंत्र द्वारा होता है, योजना तंत्र द्वारा होता है, कीमत पर नियंत्रण द्वारा होता है। इनमें से सभी इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी बच्चे चल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए अगला सवाल क्या है कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? तो बताइए, ये जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए सवाल कहता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और जो है मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है? तो किस अर्थशास्त्र में? तो याद रखेंगे वित्तीय अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बच्चों आ चुका है। देखिए अगला सवाल कहता है, सवाल दिखेगा इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स कसिकेशंस है ना, कम्युनिकेशंस दिया या कसिकेशंस ऑफ द पीस किसके द्वारा जो है लिखित पुस्तक है? तो याद रखेंगे ये किसके द्वारा? जॉन मेंडाल किन्स है ना। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और गुड मॉर्निंग बिल्कुल। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए अगला सवाल दिया गया है कि निम्न में कौन आर्थिक समस्या है? तो निम्न में आर्थिक समस्या पूछी गई है। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है ना सीमित साधनों के उत्कृत उपयोग जो होता है वो आर्थिक समस्याएं को बताती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सवाल है कि अर्थव्यवस्था में जो है निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है? सरकार की भूमिका किसमें होती है? तो लाभ कमाने में जो है सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। आपकी प्रॉफिट हो रही है तो इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल क्या दिया बच्चों? अगला सवाल दिया गया कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का जो है क्षेत्र क्या होता है? समष्टि है ना, कहता है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या क्षेत्र होता है? तो क्षेत्र बताना बच्चों ये होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन और आय तथा कीमतों का स्तर है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है।
सवाल है कि निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है? तो महामंदी का लक्षण नहीं होता बच्चों बाजार की बढ़ता स्तर, है ना, बाजार की बढ़ता स्तर जो है ये मांग पर निर्भर करता है। तो ये मांग पर निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा महामंदी का लक्षण ये नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का जो है स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? तो किस क्षेत्र का पास होता है? तो ये जो है परिवार क्षेत्र के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चल रहे हैं जितने भी बच्चे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था में, याद रखेंगे, अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य जो है किस क्षेत्रक द्वारा जो है किया जाता है? निवेश के कार्य का किस क्षेत्रक द्वारा जो है किया जाता है? तो बच्चों आपको याद रखना है, यह जो होता है उत्पादन क्षेत्रक यानी कि फार्मिंग में होता है ना, फार्मों में होता है। तो भाई ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्पादन क्षेत्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सर मेरा यह सब्जेक्ट नहीं है, चलते हैं। अच्छा देखो का, हाँ सबका काजल बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अपने सभी सहपाठियों के साथ, अपने सभी भाई बहनों के साथ इसे सर्कुलेट करो ताकि ज्यादा बच्चे रहेंगे तो पढ़ने में भी मन लगेगा आप लोगों को भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो किसने कहा है? तो आपको याद रखना है एडम स्मिथ ने, है ना, एडम स्मिथ ने कहा है कि जो अर्थशास्त्र होता है वो धन का विज्ञान है ना, धन का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। अगला सवाल है, कहते हैं कि आर्थिक समस्या ना, आर्थिक समस्या जो है मूलतः जो है किस तथ्य की समस्या है? तो आर्थिक समस्या जो है बच्चों याद रखिएगा, आर्थिक समस्या जो है मूल्यतः पूछा गया है, मूल्यतः जो है चुनाव की जो है तथ्य समस्या है, चुनाव की, है ना, चुनाव का, इलेक्शन का। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सवाल कह रहा है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग जो है करने वाले हैं। तो यानी कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग जो है किसने किया है? कई बार मैंने आपको बताया बच्चों, कई बार मैंने बताया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रैगनर, है ना, क्या हो जाएगा? रैगनर जो है फ्रीस हो जाएगा, रैगनर फ्रीस। ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल देखिए दिया गया है कि निम्न में से अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। तो सह अस्तित्व किसमें होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता जाती है? देखिए प्रधानता जाती है भाई, इसका पूंजीवादी हो जाएगा, ये तो मैंने पहले बताया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूंजीवादी। ठीक है, चलिए बिल्कुल सर, इकोनॉमिक्स में बहुत डर लग रहा है। तो भाई अभिषेक मैं आपको ये कहूंगा कि आज की ये लाइव सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देख लो, आपका ऑब्जेक्टिव में पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपका एक भी डर नहीं रहने वाला है। इतना सा भी अब थोड़ा सा भी डर है ना, मात्र 1% भी आपका जो है डर बैठा हुआ है, तो ये 1% भी डर आपका ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल देखिए कहता है बच्चों, सवाल कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की जो है केंद्रीय समस्या, है ना, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो केंद्रीय समस्या होती है बच्चों की साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलता उपयोग, आर्थिक विकास, ये तीनों हो जाएंगे, ये तीनों, इसमें से सभी, है ना, इनमें से सभी जो है ये आर्थिक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की चुनौती है, केंद्रीय समस्या को बताती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि विशिष्ट अर्थव्यवस्था जो का अध्ययन करता है, बताइए अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है तो वह व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन का व्यवस्था करता है ना। देखिए अर्थशास्त्र अध्ययन करता है व्यक्तिगत इकाई का, ऑप्शन नंबर ए के साथ, है ना, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑल इन वन सर मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम दीप रोशन है। चलो मैंने आपका नाम ले लिया। चलिए बिल्कुल, आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट की एग्जाम किस किस दिन है आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो है ना इसी प्रकार से मैराथन लगा सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का जो है समाधान होता है। तो केंद्रीय समस्या के समाधान होता है बच्चों ये पूंजीपति द्वारा, है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, पूंजीपति के द्वारा जो है केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी जो है आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत जो है सम्मिलित आती है, सम्मिलित की जाती है? तो बच्चों याद रखेंगे, और सीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ये दोनों जो है ना ये अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री का अंतर्गत आती है, सम्मिलित की जाती है। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, इसलिए सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी दोनों हो जाएंगे, ए और बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स में एक ही है, चलिए 1 तारीख को है ना, 1 तारीख को इकोनॉमिक्स है। चलो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अगला सवाल देखिए, सवाल है कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति का साधन होता है बच्चों ये मुद्रा,
ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बच्चों कि अर्थव्यवस्था, है ना, क्या दिया गया है कि अर्थव्यवस्था, किधर गया भाई, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। मैंने अभी बताया कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है, याद रखेंगे तो ये हो जाएगा उत्पादन। उत्पादन जैसे कि क्या उत्पादन करें, है ना, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, और उत्पादित जो वस्तु का होगा, वस्तु का वितरण हम कैसे करें, यानी प्रोडक्ट को हम सेल कैसे करें, है ना, प्रोडक्ट हम सेल कैसे करें, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। सवाल कहता है कि विशिष्ट अर्थव्यवस्था अध्ययन है, तो भाई इसका सही आंसर होगा एक विशिष्ट फर्म का, है ना, एक विशिष्ट फर्म का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है बच्चों। देखिए दिया गया है कि निम्न में से, है ना, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं जो है नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसमें किया जाता है, तो ये क्या जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिख दिया गया है कि निम्न में कौन जो है अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या नहीं है। तो केंद्रीय समस्या नहीं है, तो याद रखिएगा कि विदेश व्यापार कैसे बढ़ाए, ये विदेश व्यापार कैसे बढ़ाए, ये आयु, ये जो होता है ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को नहीं दर्शाती है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ चलना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। चलिए काजल उपाध्याय बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला सवाल है अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत किया जाता है पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, केंद्रीकृत, नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में। तो ये तीनों ऑप्शन को जो हम यहाँ देखें तो ये वर्गीकृत हम किए जा सकते हैं, वर्गीकृत जो अर्थव्यवस्था में की जा सकती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नाइट किंग का सर सोशियोलॉजी का क्लास कब होगा, तो अच्छा सोशियोलॉजी का ना, सोशियोलॉजी का हम बता करवा देंगे, टेंशन मत लो। इकोनॉमिक्स का आज हो गया, जैसे इकोनॉमिक्स होता है खत्म करवा उसके बाद शेड्यूल डलवा देंगे, ठीक ना, तो आप लोग टेंशन मत लो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। अगला सवाल कहता है कि विशिष्ट अर्थव्यवस्था में सम्मिलित की होती है। तो सम्मिलित किसमें होती है, उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे, व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल है मेरे बच्चों, दिया गया है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है बच्चों सूक्ष्म अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए क्या है। सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि आर्थिक क्रियाओं, है ना, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में जो है अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में व्यष्टि और जो है समष्टि के निम्न में जो है किसने विभाजित किया था, किसने विभाजित किया, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि ये किसने विभाजित था, ये किया था रैगनर फिश ने, है ना, रैगनर फिश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बच्चों। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। हाँ देखिए सवाल कह रहा है बच्चों कि अर्थशास्त्र के जनक थे। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाएगा, एम स्मिथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी जल्दी आप लोग ना आंसर भी बताते जाना कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, मैं आपका सबका कमेंट में पढ़ रहा हूँ, सबका कमेंट में देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपका कमेंट भी देख रहे हैं, आपके कमेंट भी पढ़ रहे हैं। चलो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। चलिए सवाल कहता है कि विशिष्ट अर्थव्यवस्था में निम्न में से जो है किसका अध्ययन जो है किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, देखिए क्या है विशिष्ट अर्थशास्त्र में। विशिष्ट अर्थशास्त्र में जो है व्यक्तिगत परिवार के बारे में हम अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत फर्म के बारे में अध्ययन करते हैं, और जो है व्यक्तिगत जो है उद्योग के बारे में हम जो है अध्ययन करते हैं। यानी इनमें से तीनों हो जाएंगे ना। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। अगला सवाल कह रहा है बच्चों कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर जो है निर्णय लिए जाते हैं। तो कीमत के आधार पर, है ना, कीमत यंत्र के आधार पर किसका निर्णय होता है, तो पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर बी इसको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र, है ना, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों, तो ये जो हो जाएगा राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, ये सभी का ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। सर जब सेट लगा रहे हैं 50 में 50 क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से आ रहा है फिर भी डर लग रहा है। भाई डरो मत, आज की जो क्लास देख लो, आज की क्लास आप लोग ज्वाइन करो। आज की क्लास आप देखने के बाद अगर आपके मन में डर नहीं भागा ना, तो जो कहो तो, है ना, भाग जाएगा जी डर। ऐसा क्वेश्चन है हम लेकर आए हैं कि जो कि आपका पूरा पूरा खत्म हो जाए। ऑल इन वन क्या नाम है, अच्छा चलिए चलिए आगे बढ़े।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। कहता है कि प्रभाव है ना, प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया था, प्रभावपूर्ण मांग जो होता है वो समग्र मांग पर होता है, और ये समग्र जो है पूर्ति पर, ये मांग और पूर्ति पर दोनों होते हैं ना जी। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए सवाल कहता है कि आयकर अति प्रबल्य मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच होती है। तो मांग की लोच क्या होती है? तो मांग की लोच मैंने बताया था, ये जो है ना वो एक के बराबर होता है। क्या होता है? एक के बराबर होता है, यानी इकाई के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला सवाल देखिए, मांग की लोच का आशा है। तो मांग की लोच का ये फॉर्मूला पूछा गया, तो मैंने कई बार बताया था, ऑप्शन ए के साथ चलना है ना, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि मांग की लोच की आशा है। तो भाई ये सवाल फिर से पूछ दिया है कि मांग की लोच का आशा क्या होता है। तो याद रखना है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर और सीमांत बचत प्रवृत्ति पर होती है, दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सवाल है कि गुणक का कौन सा जो है सूत्र नहीं है। गुणक का कौन सा सूत्र नहीं है बच्चों? तो याद रखिएगा, तो देखिए गुणक बराबर 1/1 माइनस जो है सीमांत उपभोग विकृति, नहीं यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। तो इसके बाद ये फॉर्मूला जो है नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया है कि गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा जो है व्यक्त किया जा सकता है। तो किस सूत्र द्वारा? तो याद रखिएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों का स्वागत है, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी से जुड़ो, और फटाफट आपका कमेंट आना चाहिए मेरे बच्चों, है ना, जल्दी जल्दी कमेंट आना चाहिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए आप लोगों को लगातार आ रहा था कमेंट इकोनॉमिक्स को लेकर, तो आप लोग इकोनॉमिक्स को लेकर हम लोग आ चुके हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सवाल कहता है, देखिए बच्चों क्या कहता है कि एमपीसी प्लस जो है एमपीएस होता है। ये भाई एक होता है ना, कई बार मैंने बताया था, इसका आंसर क्या होता है? एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया बच्चों, कहता है कि यदि उपभोक्ता की आय जो है में वृद्धि होती है तो बजट क्या होता है? बजट भी बढ़ता है। अगर उपभोक्ता की आय अगर बढ़ रही है तो बजट भी बढ़ेगी ना, तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बचत बड़ा हो जाएगा, है ना, बजट सेट क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल देखिए दिया गया है। कहता है एक युक्तिशील उपभोक्ता जो है कैसे मंडल का चुनाव करता है। तो याद रखेंगे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा, क्योंकि सबसे अच्छा और सर्वाधिक अधिक मान वाला जो होगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बच्चों की मांग वक्र में जो है किस मांग वक्र में कहता है किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का फलन है। तो किसी भी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग होता है बच्चों की मूल्य का, है ना, मूल्य का होता है, वस्तु का मूल्य का होता है, मौसम का होता है। तो भाई ऑप्शन नंबर जो है एकदम डी बिल्कुल सटीक आंसर होगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है कि यदि मांग वक्र जो है, जब यदि मांग वक्र यहाँ पे दिया हुआ है ना, डीपी बराबर दिया ए माइनस बीपी है, तो शून्य मूल्य पर जो है वस्तु में मांग की मात्रा क्या होगी? तो वस्तु की मांग की मात्रा जो होगा वो एक के समान होगा, यानी पहली है ना, तो ये हो जाएगा एक के समान, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। जल्दी जल्दी आपका कमेंट आना चाहिए मेरे बच्चों, है ना, जल्दी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया क्या दिया है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की मात्रा जो है ए की दिशा में गति करती है कहलाती है। तो यह जो है सामान्य वस्तुएं कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि देखिए सवाल कहता है कि सेटेरिस है ना, सेटेरिस पारिवेश का अर्थ होता है, सेटेरिस पारिवेश का अर्थ होता है बच्चों की यदि अन्य बातें सामान्य रहे, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल देखिए कहता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को कैसे परिभाषित करते हैं। तो कैसे परिभाषित करते हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ करना है, यानी कि एमपीसी बराबर होता है सी ऑब्लिक और सी बाय वाई होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। अगला सवाल देखिए दिया गया कि यदि सीमांत उपभोग जो है उपभोग प्रवृत्ति 0.7 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होगी। तो भाई 0.7 जब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसका जब मान दिया हुआ है ना, तो इसका जो होगा कितना हो जाएगा, इसको अगर हम करते हैं 10 में, हाँ ये हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, 0.3 के साथ चलना है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए दिया है कि यदि सीमांत बचत जो है दिया गया है 0.1 हो तो निवेश गुणक का क्या होगा। तो निवेश गुणक जो होगा वो 10 गुना हो जाएगा, इसका 0.1 का 10 गुना कर 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया है कि निम्न में कौन जो है सार्वजनिक वस्तु का श्रेणी में आता है। सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में कौन सा आता है? सड़कें आता है, सरकारी प्रशासन आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा आता है। इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया बच्चों? अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल कहता है कि उपभोग समीकरण है ना, उपभोग समीकरण दी गई है। कहता है उपभोग समीकरण सी सी प्लस सी वाई में टी है ना, टॉ के विषय में क्या सही है? तो टॉ के विषय में सही होता है कि जो सी होता है वो 0 से बड़ा होता है और न्यूनतम उपभोग का जो स्तर होता है न्यूनतम उपभोग का स्तर होना चाहिए। मॉडल में दिशा हुआ अस्थिर मान होना चाहिए, है ना। तो उनमें से इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी बच्चे चले बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल आपके सामने क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बच्चों दिया गया है। कहता है कि गुणक में जो है 1/1 माइनस सी में सी क्या है? तो ये सी क्या बच्चों? ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यदि जो है, यदि यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 जो है वो ई से छोटा है और ई जो है वो x से छोटा है, तो 1/1 माइनस सी का गुना का न्यूनतम मान क्या होगा? तो ये न्यूनतम मान हो जाएगा कि इकाई से अधिक, है ना। याद रखेंगे इकाई से अधिक को दर्शाएगा, इकाई से अधिक को दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे बच्चों। देखिए दिया गया है कि किसी वस्तु के लिए जो है उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच जो है प्रतिलोम संबंध कहलाता है। प्रतिलोम संबंध क्या कहलाता है? मांग की नियम, है ना, मांग का नियम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है बच्चों कि स्थानापत्र है ना, स्थानापत्र वस्तुओं का है। तो देखिए स्थानापत्र पन्न जो है, स्थानापन्न दिया गया, स्थानापन्न वस्तुओं का है। तो स्थानापन्न वस्तुओं का होता है चाय एवं कॉफी का। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए यदि कहता है यदि जो है बिजली की कीमत घटने पर जो है ALD है ना, मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, AID जो है, अरे भाई ये बल्ब है, LED बल्ब है ना, LED बल्ब। यानी कहता है कि यदि बिजली की कीमत में, यदि की बिजली की कीमत पर जो है LED की बल्ब की मांग बढ़ जाती है तो दोनों का किस प्रकार की वस्तुएं? तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे का पूरक है। याद रखेंगे एक दूसरे का क्या है? पूरक वस्तुएं है। ऑप्शन नंबर जो है ना सी के, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, पूरक हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। बिल्कुल। क्या सर ये एग्जाम में आएगा? बिल्कुल आएगा जी, आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप मेरे ऊपर भरोसा एक बार कीजिए। देखिए एग्जाम में नहीं पूछेगा तब बोलिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि सीमांत उत्पाद वक्र एवं औसत उत्पाद वक्र की क्या आकार होता है? तो क्या आकार होता है? याद रखेंगे उल्टे यू की आकृति का होता है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि यदि कुल लागत जो है TC, कुल प्रवृत्ति लागत जो है BC तथा जो है कुल स्थिर लागत जो है FC हो तो कौन सा समीकरण नहीं सही है? भाई मैंने आपको पहले बताया था TC बराबर होता है BC प्लस FC, है ना। क्या होता है? TC बराबर BC प्लस FC होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, समीकरण पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निर्गत एवं जो है 91 माइनस 1 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत जो है क्रमशः 50 रुपये एवं 40 रुपये हो तो सीमांत लागत क्या होगी? तो भाई बहुत आसान सवाल है, इसमें घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए दिया गया कि सीमांत लागत है ना, क्या सवाल है कि बच्चों सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है? किस बिंदु पर काटती है? याद रखेंगे ये जो है न्यूनतम बिंदु पर काटती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि किसी संतुलन की स्थिति में पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो करता है तो नए संतुलन की मूल्य एवं जो है मात्रा में क्या परिवर्तित होता है? तो याद रखिएगा कि मूल्य घटेगा तो मात्रा भी घटेगी। अगर मूल्य घट रहा है ना, कीमत अगर घट रहा है, मूल्य घट रहा है तो इसमें मात्रा क्या हो जाएगी? ये भी मात्रा घटती जाएगी, है ना, मात्रा घटेगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बच्चे का कमेंट क्या आ रहा है? एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि 55 नंबर गलत है। अच्छा देख लेंगे 55 नंबर, है ना। चलिए आगे बढ़ते, 100 नंबर होने खत्म होने दीजिए, 55 नंबर देख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में, सवाल क्या है बच्चों? देखिए सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन बजट रेखा का सही समीकरण है? बजट रेखा का सही समीकरण होता है P1x1 प्लस P2x2 बराबर m। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल कहता है कि वस्तु एक, अरे भाई
देखिए सवाल कहता है बच्चों कि वस्तु एक का मूल्य घटने पर जो है बजट रेखा के प्रवणता प्रवणता यानी कि ढाल पूछा गया। तो ये भी जो है ना, जब वस्तु एक का मूल्य घट रहा है तो बजट की रेखा का प्रवणता क्या होगी, ये भी घटेगी ना, ये भी घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों आप लोगों का। लगातार आप लोगों का जो सवाल मैं देख रहा हूँ, आप लोग जो आंसर देख रहे हैं ना, जबरदस्त आप लोगों का जो है आंसर आ रहा है, एकदम अच्छा आप लोग दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। कहता है कि मांग की लोच मापने के लिए जो है प्रतिशत या अनुपातिक रीति का जो है प्रतिपादन किसने किया था। तो ये याद रखिएगा, ये जो है फ्लक्सक है ना, क्या रखेंगे याद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक हो जाएगा। हाँ चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों, एकदम इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। तो कहता है कि तटस्थलता है ना भाई, ये सवाल मैंने कई बार बताया। तो वक्र का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया, बहुत आसान है, बताइए जल्दी। इसका हम जवाब नहीं देंगे, आप ही बताइए जल्दी, आप ही बताइए, क्योंकि ये सवाल मैंने पढ़ाया है, ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है। जल्दी 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 इसका जवाब दीजिए। 72 का कितना होगा, जल्दी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी के साथ चल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया बच्चों की, उपयोगिता का गणनावाचक है ना, देखिए क्या है, उपयोगिता का जो है गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किससे प्रस्तुत किया है। बताइए किसने प्रस्तुत किया, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। किसने प्रस्तुत किया था, मार्शल ने ना, मार्शल ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है ए के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे चले बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। देखिए सवाल कहता है कि निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है। बताइए जरा फटाफट जल्दी कमेंट कीजिएगा। सवाल क्या कहता है, मांग की लोच मापने की विधि नहीं दर्शाया गया है, तो याद रखिएगा आय प्रणाली है ना, आय प्रणाली जो है ये विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने देखिए क्या है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बच्चों। देखिए सवाल है कि देखिए भाई, ये सवाल फिर से पूछ दिया है ना, रिपीटेड सवाल है। ये झुकाव पूछा गया, वक्र की झुकाव। तो वक्र की झुकाव मैंने बताया था ना, बाएं से दाएं की ओर, ये बाएं हाथ है ना, और ये दाएं हाथ है। ये क्या होता है कि बाएं से जो है ना दाएं की ओर झुकता है, याद रखेंगे। ये कभी भी झुकाव करता है वक्र जो है, वक्र का झुकाव जो होता है ये याद रखिएगा बाएं से दाएं की ओर होती है, याद रखेंगे। तो ये मैंने कई बार मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि जब कुल उपयोगिता है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब कुल जो है उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, मैंने अभी बताया। मैंने इसके बारे में फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना शून्य के बराबर होता है ना, क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। जब याद रखेंगे, जब कुल उपयोगिता जो है अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता जो है शून्य होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि उदासीन वक्र विश्लेषण का जो है प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया, जल्दी 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 कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका हो जाएगा हिग्स एवं एलन हो जाएगा, ठीक है, हिग्स एवं एलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चा का कमेंट है कि सर 71 भी गलत है, 71 नंबर। अच्छा रुको, हम अभी तुम क्लियर करते हैं 71 नंबर का। देखो 71 है ना, चलिए 71। अरे यहाँ पे मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत एवं अनुपातिक रीति का प्रतिपादन करने के लिए कहा है। तो इसका जो प्रतिपादन दिया गया, जरा ध्यान दीजिएगा। ये सवाल कहता है कि मांग की लोच मापने के लिए ना प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने दिया था। बताइए किसने दिया था, ये जो सिद्धांत दिया है किसने, किसने सिद्धांत दिया था। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, ये मैंने पहले ही बताया था ये वाला। अभी बताओ, अभी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, तो कमेंट करके बताओ, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ आप लोग, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, आप इसका आंसर बताइए जल्दी। आप लोग जो है जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में, आप झटफटाक से इसका जो है आप उत्तर दीजिए, जल्दी 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 कमेंट कीजिए जल्दी से। देखिए है ना, यही होगा, यही ना कमेंट दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर कितना दे रहे हैं आप लोग, बताइए तो। हाँ देखो अब हो गया क्लियर, हाँ देखो तो। चलिए चलिए, एक बच्चा कहता है फास्ट कीजिए, चलिए फास्ट ही हम लोग कर रहे हैं बच्चों। चलिए देखिए 75 नंबर ये तो कर दिए हैं, हो चुका है। चलिए उदासीन का विश्लेषण का प्रतिपादन किसने द्वारा था, मैंने अभी बताया, हिग्स एवं एलन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य मांग की लोच जो है ईपी बराबर 0.5 है तो वस्तु की मांग की सम एवं लोचदार है। तो सम लोचदार क्या होता है कि ये क्या हो जाएगा, लोचदार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोचदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बताइए क्या दिया गया है। किसी वस्तु की मानवीय है ना, किसी वस्तु की मानवीय अस्कता को जो है संतुष्ट करने की क्षमता
क्षमता, तो संतुष्ट करने की क्षमता क्या होती है, ये होती है उपयोगिता, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है, कहता है कि तट स्थलता, है ना, तट स्थलता वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है। ये किस पर होती है, क्रमागत माप पर, है ना, याद रखेंगे क्रमागत माप पर ये आधारित होती है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए सवाल कहता है कि निम्न में से, याद रखेंगे, निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है। मांग की लोच को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों की वस्तु की प्रकृति, वस्तु का जो है विविध उपयोग और समय का तत्व, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, अगला सवाल कहता है कि किसी सामान्य वस्तु की मांग, है ना, किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की बाल होती है। तो बाल होती है बच्चों, याद रखेंगे ऋणात्मक होती है, माइनस में होता है। ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग हो गया। भाई मैंने कई बार बताया है कि अगर कॉफी की मांग बढ़ेगी तो चाय की मांग भी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ेगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सटीक हो जाएगा। कॉफी की मूल्य में वृद्धि होती है तो चाय की मांग क्या होगी, बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ये बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, कहता है कि सम सीमांत, है ना, सम सीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिपादक है। तो भाई ये हो जाएगा गोसेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने क्या है बच्चों, सवाल कहता है कि उत्पादक, है ना, उत्पादक के निम्न में से कौन से जो है साधन है। तो बच्चों याद रखेंगे इनमें से सभी हो जाएंगे भूमि, श्रम, पूंजी एवं व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल दिया गया है कि उदासीन, है ना, उदासीन का वक्र की ढाल होती है, उदासीन का वक्र की ढाल होती है बाएं से दाएं। मैंने अभी बताया बाएं से दाएं की ओर जाता है, ये मेरा बायां हाथ है तो बाएं से जो है दाएं की ओर ये झुकाव करता है ना, याद रखेंगे बाएं की ओर, इधर बाएं नहीं जाएगा, ये क्या होगा दाएं की ओर झुकाव जाएगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाएं से जो है दाएं की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है बच्चों, अगला प्रश्न दिया गया कि मांग की लोच, है ना, सवाल क्या है कि मांग की लोच माप निम्न में से किस विधि से की जाती है। तो किस विधि से की जाती है, तो याद रखेंगे मार्शल, प्रतिशत या अनुपातिक रीति या बिंदु रीति, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, इन तीनों प्रक्रिया से की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, अगला सवाल कहता है कि उपयोगिता का कर्मवाचक, है ना, कर्मवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। याद रखेंगे ये जो है चैपमैन ने किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बच्चों क्या है, देखिए सवाल कहता है मांग के निर्धारक तत्व है। तो मांग के निर्धारक तत्व पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे वस्तु की कीमत, आय स्तर, संबंधित वस्तु की कीमत, इनमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए दिया बच्चों, दिया गया कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक है। भाई कई बार मैंने बताया गोसेन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोसेन के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला सवाल आपके सामने बच्चों क्या दिया गया, देखिए सवाल कहता है कि किसी वस्तु में मानवीय, है ना, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। तो किसे कहते हैं बच्चों, ये जो है ना उपयोगिता का, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयोगिता का। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। तो बताइए, याद रखेंगे हिग्स एवं एलेंडे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो याद रखेंगे शून्य होती है। मैंने कई बार बताया था कि अगर प्रति सीमांत उपयोगिता के बारे में पूछे और यहाँ पे कुल उत्पादिकता अधिकतम होती है, मतलब अधिक हो रही है, तो भाई इसका जो है क्या हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता वो जीरो हो जाएगा ना, शून्य के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे, सर आप किस जिले से हैं। हम किस जिले से हैं, हम जो है ये गोड्डा जिला से है, यानी कि हम झारखंड से हैं, हम झारखंड से हैं बट हम रहते हैं बिहार में। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है बच्चों, ऑब्जेक्टिव है, इसलिए जल्दी हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों देखिए दिया गया है कि जब सीमांत, है ना, कथक सम सीमांत उपयोगिता निम्न का दूसरा नियम क्या। भाई ये सवाल कई बार पूछा है, प्रतिस्थापन का नियम, कई बार मैंने कहा है प्रतिस्थापन के नियम। ऑप्शन जो है 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि मांग वक्र नीचे झुकती है बाएं से किधर, बाएं से दाहिने की ओर। भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक हो जाएगा। कई बार ये सब रिपीटेड सवाल है, देखिए मजा आ जाता है, ये सवाल आ जाए, ये सब सवाल एग्जाम में पूछेगा तो फिर आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, तो इसलिए आपको रिवीजन करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। देखिए लिखा है कि मूल्य वृद्धि में जो है गिफिन वस्तुओं की मांग, गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है ना, गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है भाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, चलिए किस किस के एग्जाम 1 फरवरी को, अच्छा इकोनॉमिक्स तो 1 ही फरवरी को है लगभग सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, तो पूर्ति की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन घटक जो है मांग की लोच को प्रभावित करते हैं, तो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं इनमें से सभी हो जाएगा आय स्तर, वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, ये तीनों को दर्शाता है ना जी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में जो है 40% परिवर्तन के कारण जो है मांग में 60% जो है परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी। मांग की लोच जो होगा ना वो माइनस में जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ये मैंने सॉल्यूशन करके मैंने पहले भी आपको बताया था। चलिए अगला देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, कहता है मांग का नियम व्यक्त करता है। तो मांग का नियम जो है वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच के संबंधों को जो है ये बताता है, व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर जो ए के साथ चलना है, ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, अक्ष की ओर उन्नततर होती है। भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। तो आय बढ़ने पर उपभोक्ता जो है किन वस्तुओं की मांग घटाता है, ये गिफिन वस्तु का है ना, गिफिन वस्तु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया बच्चों, अगला सवाल कहता है कि उपभोक्ता का संतुलन जो है उस बिंदु पर होता है जहां जहां पर क्या होती है, सीमांत उपयोगिता जो है बराबर होती है, यानी कि सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए के साथ चलना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर आज कितना कुछ क्वेश्चन होगा भाई, 500 प्लस होगा। ठीक है, सब हम करवा देंगे आज, हम पूरे क्लियर कर देंगे। बार बार जो है इसमें ऑब्जेक्टिव का खात्मा ही कर देंगे आज हम लोग। देखिए और 104 नंबर देखिए दिया गया है, निम्न में से किसके द्वारा जो है मूल्य मांग की लोच मापी जाती है। तो याद रखें मांग के प्रतिशत परिवर्तन बट्टा जो होगा मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन। ऑप्शन नंबर जो है ना ए के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया बच्चों, दिया गया है कि मांग में है ना, क्या दिया, मांग में संकुचन है, संकुचलन तब होता है जब, ये कई बार बताया, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। याद रखें जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, तब क्या होता है, मांग का संकुचलन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया बच्चों कि सीमांत उपभोग है ना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया है, कहता है कि गुणात्मक है ना, गुणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो याद रखेंगे बच्चों इसमें हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, क्योंकि ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, शाख में जो है राशनिंग और प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये तीनों हो जाएंगे, उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है, कहता है कि आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होता है। मांग वक्र मैंने बताया था दाई से खिसक जाता है, दाई से बाई की ओर खिसक जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, दाई ओर जो है खिसक जाता है, यानी बाएं से दाई की ओर। मैंने पहले भी कहा था जब वृद्धि की मांग होती है तो क्या हो जाएगा, जो बायां हाथ है तो ये क्या हो जाएगा, बाएं से जो है दाई की ओर जो है झुकने लगता है। तो ये हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे दाई की ओर खिसक जाता है। ठीक है, चलिए सर ग्रुप जीडीपी एमपी और एनपी कंफ्यूजन है, प्लीज इसे बता दीजिए ना। अच्छा इसको खत्म होने तो हम बता देंगे। ठीक है, जिसको भी डर लग रहा है इकोनॉमिक्स में, डरो मत, सारे ऑब्जेक्टिव आज क्लियर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और इसी सारे सवाल का जो हम लोग लेकर आए हैं, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया है कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है कब हुई। तो कब हुई थी, 1956 ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि निम्न में से कौन सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम का अपवाद है। तो अपवाद पूछा गया भाई, ये होता है रोटी तथा दूध। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कई बार मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की, तो इसका हो जाएगा सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है बच्चों, अगला प्रश्न कहता है कि समसीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं। तो इसे कहते हैं बच्चों गेसन का दूसरा नियम, और क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन का नियम, है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना, ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। अगला सवाल कहता है कि उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या होता है, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे परिवर्तन में मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखेंगे ये जो होता है मूल्य में परिवर्तन, है ना, रुचि में तथा फैशन में परिवर्तन और आय में परिवर्तन दी गई, ये तीनों परिवर्तन होते हैं। कहता है यहाँ पे पूछा गया निगेटिव, है ना, परिवर्तन नहीं होता है। तो भाई याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है। ये भाई मैंने कई बार बताया कि जब सीमांत उपयोगिता अगर ऋणात्मक हो रही है, घट रही है, तो भाई कुल उपयोगिता भी घटेगी ना, कुल उपयोगिता भी ऋणात्मक होगी, घटेगी, तो भाई घटने लगते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बलाल। चलिए बिल्कुल देखो तो विशाल सिंह, सत्या, चंदन गुप्ता, काजल, सूरज, मुस्कान, सबका सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है इसका भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया है कि विशालिता है ना, विलासिता वस्तुओं की मांग, याद रखेंगे विलासिता जो है वस्तुओं की मांग क्या होती है, अत्यधिक लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब होगा, अधिक लोचदार होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल है कि मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या कहते हैं बच्चा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर होगा मुद्रा में मापा जाता है, मुद्रा में मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया है कि एक जो है पूर्णतया लोचदार मांग वक्र है, तो वो क्या होता है, वाई अक्ष है ना, याद रखिए वाई अक्ष के समांतर होती है, वाई अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है भाई। ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ चलना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों दिया गया है, कहता है कि जब सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जो है उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें हैं, तो उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें क्या हो जाएगी, एम यू ए है ना, एम यू ए बाई पी ए बराबर हो जाएगा एम यू बी है ना, ये हो जाएगा। और एम यू बी ऑब्लिक एम यू बी बराबर हो जाएगा पी ए बाई पी बी। तो ऑप्शन नंबर जो है ना, ये ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो सूत्र मैंने पहले ही बताया था, इसका सूत्र होता है मांग की मात्रा में, याद रखें मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन होती है, तो उसका जो अनुपात होता है ना वो क्या होता है, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितना भी चल रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए सर आर्ट्स का और कॉमर्स का दोनों का सेम टू सेम पेपर रहता है बोर्ड पर, हाँ सेम ही रहता है, ठीक है। मतलब ये होता है कि आर्ट्स और कॉमर्स में क्या होता है बच्चों, मैं बता दूं कि क्वेश्चन थोड़ा इधर से उधर होता है, ठीक है, और सारा वही चीज रहता है, टोटल चीज वही रहता है। अगर मान के चलो ये वाला जो है क्वेश्चन दे दिया 20 नंबर में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कॉमर्स वाला में हो सकता है आपका 25 वाला 25 नंबर में दे दे या 25 नंबर में दे दे, मतलब आगे पीछे होता है और बाकी सब सेम ही रहता है, ठीक है। और कभी कभी तो पूरा ए टू जेड वही सेम ही रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि उपभोक्ता है ना, सवाल क्या है, उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने दिया, कई बार मैंने बताया मार्शल ने दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों ये रहा, सवाल है कि निम्नांकित में कौन जो है आर्थिक वस्तु है, निम्नांकित में कौन आर्थिक वस्तु है, याद रखेंगे टेलीविजन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, तो याद रखें मूल्यह्रास कहते हैं, है ना, मूल्यह्रास कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि एक जो है रिजु रेखी है ना, एक रिजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग लोच है, तो मांग लोच होता है इकाई होगी, ऑप्शन नंबर ए बी सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर ग्राफ वाला सवाल बी एच आई रहता है, हाँ मतलब अच्छा ग्राफ वाला सवाल भी रहता है, एक दूगो रहता है, ज्यादा नहीं पूछता, वो सब्जेक्टिव में रहता है बाबू, ठीक है, सब्जेक्टिव में रहता है, ठीक है। सर ये क्वेश्चन तो बहुत हल्का है, यहाँ क्वेश्चन ही आएगा, हाँ ये हल्का है, देखो मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना ज्यादा हार्ड होगा ना ज्यादा सिंपल होगा, मीडियम में है ना, मीडियम में रहता है, ठीक है, मीडियम में रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें, देखो तो जल्दी जल्दी, काजल उपाध्याय का एकदम जबरदस्त सवाल आ रहा है, जवाब आ रहा है उधर से भाई, एकदम ताबड़तोड़ एकदम। देखिए अगला सवाल क्या बच्चों कि निम्न में कौन सा जो है कथन सही है, निम्न में कौन सा कथन सही है, तो याद रखेंगे उपयोगिता, उपयोगिता का अर्थ अर्थव्यवस्था, अरे आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति, ये भी कथन सही है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन, वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, ये भी यानी तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो उपयोग डी के साथ चलना है ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना, उपयोग तो सभी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है बच्चों, अगला सवाल कहता है कि उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं बच्चों, याद रखेंगे उपयोग तो सभी हो जाएंगे। उपयोगिता एवं मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता व्यक्ति परक होती है, उपयोगिता का विचार जो है सापेक्षित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है, कहता है कि गोसेन का प्रथम नियम निम्न में कौन सा है, गोसेन का प्रथम नियम था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, अगला सवाल देखिए बच्चों दिया है कि उदासीनता वक्र होता है, तो उदासीनता वक्र होता है बच्चों की मूल बिंदु की ओर जो है उन्नतोदर है ना, ऑप्शन नंबर जो है ए के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया है कि उपयोगिता का संबंध होता है, उपयोगिता का संबंध किससे होता है कि समान आवश्यकताओं की पूर्ति से। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों, दिया गया है कि समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। कई बार मैंने कहा था ये प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है, प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल कहता है कि पूंजी की सीमांत क्षमता या उत्पादकता। तो ये भाई प्रतिस्थापन आय बटा जो है लागत होता है ना, ये कई बार मैंने बताया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो तो कितना जबरदस्त आप लोगों का जो है जवाब आ रहा है ना। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल क्या है बच्चों, सवाल कह रहा है कि लोचपूर्ण विनिमय दर, है ना, कहता है लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन सा गुण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है बच्चों, याद रखेंगे सतत समायोजन होता है, सरल प्रणाली होती है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ए और बी दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया कि किसी वस्तु के मूल्य में जो है 20% जो है परिवर्तन के कारण जो है परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी। तो मांग की लोच 2 हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, हाँ। गुरुजी शायरी सुनाइए, गुरुजी शायरी सुनाएंगे, खत्म होने दो, शायरी हम सुनाएंगे। शायरी क्या, हम अपने के लिए आप लोगों के लिए गाना आज याद करके रखे हैं भाई, एक सॉन्ग भी गा देंगे, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि सम विच्छेद, वह सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है बच्चों, याद रखेंगे जब टी आर बराबर टी सी होता है, जब टी आर बराबर टी सी होता है, एम आर बराबर एम सी होता है ना, एम आर बराबर एम सी होता है, टी आर बराबर टी सी, एम आर बराबर एम सी। तो ये इनमें से ये क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा। जल्दी जल्दी कॉमेंट कीजिए, नहीं ये नहीं होगा, जल्दी जल्दी कॉमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। इसका दोहाई मैंने कई बार बताया था कि सम विच्छेद, है ना, सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है, जब क्या होता है बताइए, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। जब एम आर बराबर एम सी होती है ना, एम आर बराबर एम सी होती है। जल्दी मेरे बच्चों, जल्दी बताइएगा कि सम विच्छेद, है ना, क्या है सवाल है कि सम विच्छेद, है ना, सम विच्छेद बिंदु जब तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है भाई, जब एम आर बराबर, है ना। जल्दी बताओ, बताइए कौन सा होगा। ए होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, डी के साथ चलना है ना। हम्म और कोई प्रॉब्लम ना। चल चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या था कि जब औसत उत्पाद जो है अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होती है। भाई मैंने कई बार बताया था, ये फॉर्मूला पूछा गया है, फॉर्मूला याद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होती है तो चाय की मांग क्या होती है। तो अगर कॉफी की मूल्य में की वृद्धि हो रही है तो चाय की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कई बार मैंने बताया था सर डी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होता है क्या। नहीं ऐसा बात नहीं है, आप तुक्का मत मारो, तुक्का लगाने में कभी कभी गलती हो जाता है, इसलिए तुक्का नहीं लगाना है, सटीक जवाब देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया कि सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन सा है। तो सीमांत अवसर लागत जो निम्न में से पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाई ऑब्लिक एक्स होता है, वाई ऑब्लिक एक्स याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या यह है कि दिया गया बच्चों कि किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग की वृद्धि नहीं होती है। तो याद रखेंगे ये जो होता है ना, याद रखेंगे ये अनिवार्य वस्तुएं। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे चल रहे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर कल इकोनॉमिक्स का पेपर है, कल नहीं है, एक को है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है कि मांग में परिवर्तन का जो है निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो कौन सा कारण हो सकता है। तो बच्चों याद है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो सकता है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि हो सकती है इसके कारण। तो भाई इसका सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है कि उत्पादन संभावना चक्र की मदद से हस्त अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से किस मूलभूत समस्या का सही व्याख्या कर सकते हैं, सही व्याख्या कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न देखिए दिया गया कि संतुलन वह स्थिति है जिनमें जो है गति की शुद्ध प्रवृत्ति ना हो, तो यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्टिगलर का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया। अगला सवाल कहता है कि जब औसत लागत गिरती है तब निम्न में से कौन सा संबंध होता है? भाई निम्न में से कौन सा संबंध? याद रखेंगे बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ए सी बराबर एम सी होता है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है, कहता है कि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से वृद्धि होती है। तो याद रखेंगे बच्चों, इनमें से सभी हो जाएंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में भी होती है, उत्पादित वस्तुओं में और आय में, ये तीनों में दर्शाया जाएगा। तीनों में जो है इसकी क्या विस्तार से अधिक होती है, वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए दिया गया है। अगला सवाल क्या कहता है कि कहता है उद्यमी, है ना, जरा ध्यान दीजिए। सवाल कहता है उद्यमी की आर्थिक एजेंट के रूप में कार्य होता है। तो भाई ये होता है संगठन, समन्वयन और जोखिम वहन का। हाँ, ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। चलिए सर मेरे यहाँ कल तारीख है, 1 तारीख है। कल कहाँ से हो जाएगा? जनवरी जब 31वां महीना लगता है तो कल 1 तारीख कहाँ से हो जाएगा बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया कि किसी आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन एवं जो है रोजगार का स्तर गिर जाता है। तो रोजगार का स्तर कहाँ पे? मंदी में, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या दिया बच्चों? अगला सवाल कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? तो बच्चों याद रखेंगे ये जो आकार होता है वो नतोदर होता है, नतोदर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नतोदर होता है, ठीक है। कल चलिए बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है कि उत्पादन संभावना, है ना, उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर आकार का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती अवसर लागत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल को जो है सीमांत उत्पादन परिवर्तन या रूपांतरण दर या सीमांत अवसर लागत को कहते हैं, है ना। सीमांत अवसर लागत बढ़ने से उत्पादन संभावना सीमा का आकार कैसा है? भाई ये कहीं इतना बड़ा दिया है, लेकिन पता है इसका कई बार मैंने आपको बताया कि उत्पादन और संभावना वक्र जैसे पूछा है, संभावना वक्र की ढाल पूछा गया है और सीमांत उत्पादन की परिवर्तन पूछी गई ना, तो याद रखिएगा मूल बिंदु की ओर जो है ये नतोदर होती है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। इतना बड़ा कहानी देने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट यहाँ बोल देता। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न देखिए दिया गया कि उत्पादन, है ना, कहता है उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन अर्थव्यवस्था के किसी केंद्रीय समस्या का हल है। तो किस केंद्रीय समस्या का हल होता है बच्चों? क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये तीनों समस्याएं उत्पन्न होती है। ये तीनों कारण को दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सटीक हो जाएगा। ये तीनों संभावनाओं की जो है समस्याओं का हल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर चले। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों क्या है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि अवसर लागत को क्या कहा जाता है? तो अवसर लागत को क्या कहा जाता है? अवसर लागत को जो हस्तांतरण आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही सटीक हो जाएगा, हस्तांतरण आय। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो स्थिर लागत पूछी गई तो याद है कच्चे माल की लागत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है बच्चों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बच्चों? याद रखेंगे ये जरा, अरे भाई ये सवाल कई बार मैंने बताया, कई बार मैंने आपको बताया कि औसत लागत जो है कुल स्थिर लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत होता है। ये सब ना कई बार मैंने बताया। तो जल्दी जल्दी बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? औसत लागत जो होता है वो कुल स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील होता है ना। याद रखिएगा औसत लागत बराबर जो है कुल स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए बच्चों दिया गया है कि सीमांत उत्पाद, है ना, सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, और के रूप में भी, यानी माइनस टीपी के रूप में भी। तो इसका फॉर्मूला आता है, मैंने बताया था कि एमपी बराबर टीपी एन होता है माइनस टीपी एन माइनस 1 के रूप में भी। ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों। सवाल कहता है कि अवसर लागत क्या है? बताइए, जल्दी सवाल कीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिए कि अवसर लागत क्या होता है। अवसर लागत क्या होता है बच्चों? याद रखेंगे वह जो है वह विकल्प जिसका जो है परित्याग कर दिया गया और खोया हुआ अवसर हस्तांतरण, ये तीनों हो जाएंगे ना, है ना, ये तीनों भी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। अवसर लागत इन तीनों को दर्शाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कुल लागत, भाई ये फॉर्मूला पूछा गया है। कुल लागत बराबर क्या होता है? मैंने बताया कि टीबीसी प्लस क्या होता है? टीबीसी प्लस होता है टीएफसी, है ना।
ईबीसी प्लस होता है टीएफसी, यानी कि कुल परिवर्तनशील लागत जोड़ जो होता है वो कुल स्थिर लागत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न कहता है कि ह्रासमान, है ना, ह्रासमान प्रतिफल नियम का संचालन के मुख्य कारण है। तो संचालन के मुख्य कारण होता है सीमित साधन और साधनों का पूर्ण प्रतिस्थापन होना। तो भाई ऑप्शन नंबर जो है ना ए और बी दोनों हो जाएंगे, और बी दोनों, ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ चलना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कहता है बच्चों की औसत, है ना, औसत लागत चक्र का आकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना, यू अक्षर जैसा। चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है कि उत्पादन का सक्रिय साधन क्या होता है, वो श्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है बच्चों की औसत आय सीमांत आय होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, कहता है निम्न चित्र प्रदर्शित करता है। तो निम्न चित्र जो है प्रदर्शित करता है, तो याद रखेंगे कुल परिवर्तनशील लागत को, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब, थोड़ा हम स्पीड से आप चलने वाले हैं। चलिए अब स्पीड से करेंगे थोड़ा। देखिए दिया गया प्रश्न कहता है कि परिवर्तनशील अनुपात सिद्धांत उत्पादन के 3 सोपानों की व्यवस्था जो है व्याख्या करता है। उत्पादन के प्रथम सोपान में क्या होता है कि सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि कोई उत्पादक या फर्म उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी एवं कच्चे माल आदि का प्रयोग करते हुए अपना उत्पादन करती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, उत्पादन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों दिया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, अवधारणा किससे जुड़ी हुई है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ये जो है रॉबिन से, है ना, रॉबिन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका ही सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। अगला सवाल कहता है बच्चों को उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत जो है 20 रुपया है। 5 इकाइयों की औसत परिवर्तन लागत जो है 40 रुपया है। तो 5 इकाइयों की औसत लागत कितनी होगी। तो भाई कई बार मैंने बताया भाई, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 40 कितना, 60 रुपया हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अभी मैंने फॉर्मूला भी बताया आप लोगों को, है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात वृद्धि हो तो उसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे जो है विद्यमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बच्चों दिया गया है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध जो है निम्न में से किससे है। तो भाई याद रखें पैमाने का प्रतिफल नियम से है। ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि उत्पादन फलन में जो है उत्पादन किसका फलन है। तो उत्पादन किसका फलन है, उत्पत्ति के साधनों का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है बच्चों। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने आ चुका है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा। तो मुख्य कारण ये होता है कि साधनों की सीमितता, है ना, साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण स्थापन होना। तो ये दोनों ऑप्शन को दर्शाएगा। तो दोनों ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एग्जाम के टेंशन में विटामिन डे की दिन किसी को नहीं, अरे ये सब कमेंट बच्चा गजब है। चलो मजाक मस्ती बहुत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वह कौन सा समय है जिसमें जो है उत्पादन के सभी साधन जो है परिवर्तित किए जा सकते हैं दीर्घकाल में, है ना, दीर्घकाल। ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ चलना है, दीर्घकाल इसका जो है सही सटीक जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करते जाइए। अगले देखिए ये भाई बहुत आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न के जवाब दीजिए, जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा। सवाल है बच्चों कहता है कि उत्पादन फलन को व्यक्त करता मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि क्यू एक्स बराबर एफ, है ना, सवाल बताया था ना क्यू एक्स बराबर एफ होता है, और जो कि उत्पादक फलन ए बी सी डी, है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। कहता है कि जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है। तो वो कौन सा वक्र कहलाता है बच्चों। तो ये एपीपी कहलाता है, एमपीपी कहलाता है, टीपीपी कहलाता है। ये सभी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या दिया गया। अगला सवाल दिया गया है कि परिवर्तनशील अनुपातों का, याद रखें, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो बच्चों याद रखेंगे इसका हो जाएगा आपातकाल से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न
दिया गया कि निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, कौन जो है स्थिर लागत पूछा गया है, तो भाई कच्चे माल की लागत ही स्थिर लागत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बच्चों कि औसत परिवर्तनशील लागत है, तो औसत परिवर्तनशील मैंने फॉर्मूला बताया था, टीबीसी भागा क्यू होता है ना, टीबीसी भागा क्यू होता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अवसर लागत का वैकल्पिक मान, तो वैकल्पिक मान हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आर्थिक लागत हो जाएगा ना, आर्थिक लागत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए के साथ चलना है, आर्थिक लागत। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य, ये फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, सही फॉर्मूला आपको बताना है भाई, सही फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि AC बराबर जो होता है AFC प्लस होता है ABC होता है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्न में कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। भाई कई बार मैंने बताया था भाई, Q बराबर F, Q बराबर F या C है, ये देखो Q बराबर FC होता है। जल्दी 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 जल्दी, बिहारी स्टाइल में आए हो बबुआ, का करता रहो, देख नुआ, देखो बबुआ, हम तोरा के यह कहतानी कि समय नखे बा, ठीक है, समय नखे है, तो तोरा ही नहीं हो के हम यह गुजारिश कहतानी कि अरे कैसे होता है डायलॉग को, जो समय बचल बा ना, तो ओकर में आप लोग तैयारी कर लियो। भोजपुरी उतना आता नहीं है, ठीक है, जब आप लोग बोले तो कि भोजपुरी स्टाइल में, तो भाई उतना हमें भोजपुरी आता नहीं है, ठीक है। चल चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन भोजपुरी बोलेगा कटी कटी थोड़ा थोड़ा। चलिए रवा सब ही जा देखो, और नजर हो, और तोहार नजर जो है स्क्रीन पर होना चाहिए। नहीं आता भोजपुरी मुझे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्पादन बंद कर देने पर जो है निम्न में से कौन सा जो है प्रभाव पड़ता है, तो ये पड़ता है बच्चों परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बच्चों दिया गया है कि देखिए क्या दिया गया है कि कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है बच्चों, याद रखेंगे कीमत न्यूनतम सीमा, ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ चलना है, ऑप्शन बी सटीक हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि पूर्ति अपने मांग की सृजन स्वयं करती है, किसका कथन है, ये किनका कथन है, तो भाई ये जेबी से का है ना, जेबी से का कथन है भाई, ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा। और चलिए हाँ, रवा लोग पढ़ाई करी एग्जाम नजदीक आ गई बा, हाँ ई भोजपुरी में सटीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी प्रकार के फर्मों, है ना, कहता है कि किसी प्रकार के फर्मों में दीर्घकाल में MC बराबर जो है MR बराबर AC बराबर AR होता है, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला, ये होता है पूर्ण पूर्ण प्रतियोगी फर्म, ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। सर ठेठी बोलिए सर। हाँ, ठेठी ठेठी हम की बोलियो बचवा, खाली हम तोरा सनी का इतने कहै छियो कि तोरा पढ़ी ले, नहीं तो नया एग्जाम में गोल हो जब, ठीक नहीं, सबसे ज्यादा डर तो इकोनॉमिक्से में हो छै, तोरा सनी हम देखलियो कमेंट जे आवे छो, देखे छो कि बहुत सारा बच्चा रे एक ही कमेंट आवे छे कि डर लागे छे सर केना करबे तैयारी, तो भाई तैयारी हम करवा ले छो आज के ना, और आज है ना पूरा एकदम अच्छे से हम बता रहे छो कि हर एक क्वेश्चन का आप देखें ले, हर एक क्वेश्चन तैयारी करी लेबे नहीं, तब तोरा नहीं रहो एकदम तैयारी बेहतर भेज जाता। ठीक, ठेठी भाषा में हो गया ना, आपका डिमांड था पूरा हो गया। चलो अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन क्या था, ये सूत्र दिया था ना MC MR AC और AR जो होता है वो बराबर होता है, वो हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगी फर्म, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन पूर्ति वस्तु है, निम्नांकित में कौन पूर्ति वस्तु है बच्चों, याद रखेंगे विक्रय हेतु प्रति इकाई एवं निश्चित मूल्य पर प्रस्तुत की गई वस्तु की मांग, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, वस्तु की मात्रा है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों, दिया गया है कि एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता में होता है, तो भाई ये फॉर्मूला पूछा गया, ये होता है बच्चों बताइए जल्दी, AR जो होता है वो बड़ा होता है किसे, MR से, है ना, याद रखेंगे। और अंकित मूल्य, हाँ अंकित मूल्य और बेचने वाला मूल्य। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल दिया, आपूर्ति वक्र
में दाईं ओर खिंचाव का कारण हो सकता है। तो खिंचाव देखिए, खिसकाव जो होता है ना, दाईं ओर जो खिसकाव होता है वो किसके कारण हो सकता है? तकनीकी, है ना, तकनीकी प्रगति का। तकनीकी प्रगति का है ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो कौन सी विशेषताएं होती है बच्चों? तो फर्म की कीमत जो है निर्धारक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक, है ना भैया, सब पढ़कर एग्जाम नजदीक आ गए लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि प्रतिलोच की माप, है ना, प्रतिलोच की माप निम्न में किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? तो किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? तो याद रखेंगे फॉर्मूला पूछा गया तो ऑप्शन ए के साथ चलो, है ना, ये फॉर्मूला मैंने बताया है भाई, ऑप्शन ए के साथ चलना है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म को संतुलन के लिए जो है कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? तो भाई कई बार मैंने बताया है कि ये जो होता है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, सीमांत आय जो होता है वह सीमांत आय के बराबर होती है, और सीमांत लागत जो होता है वक्र सीमांत आय के वक्र के नीचे से काटते हैं, है ना भाई। ये सवाल ऑप्शन नंबर बी और डी, बिल्कुल बी और सी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी डी के साथ चलना है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही सटीक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया गया है बच्चों की औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों की कुल परिवर्तनशील लागत प्लस उत्पादन या उत्पाद, ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने का अधिकतम होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं होगा भाई, इनमें से, अच्छा ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि यदि बाजार आपूर्ति वक्र बाई और जो है खिसक रहा है तो कारण क्या हो सकता है? कारण यही हो सकता है कि फर्मों की संख्या में कमी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, तो शर्त यहाँ पे निगेटिव पूछा गया, शर्त नहीं है। तो याद रखना है बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब याद रखना है कि इसकी जो निगेटिव पूछा गया था, यानी औसत आय जो बराबर होता है वो क्या होता है? सीमांत आय लागत होती है। ये जो है ना, ये निगेटिव दर्शाया गया है, तो ये शर्त नहीं होगी, है ना, संतुलन की शर्त को नहीं दर्शाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त है, तो याद रखेंगे सीमांत आय बराबर जो है सीमांत लागत होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने दे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? तो याद रखेंगे विज्ञापन तथा विक्रय लागत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस अवस्था में एक फर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है? भाई ये एमसी वक्र जो होता है एमआर वक्र को नीचे से काटता है, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों, दिया गया है कि संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से हैं? तो याद रखेंगे वस्तु की मांग, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा, है ना। मुझे तो इकोनॉमिक्स ने लूटा, हिस्ट्री में अच्छा कहाँ दम था, गया था ठंड में नहाने पर मेरे में हिम्मत कम था। वाह, पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर रख, किनारा मिले ना मिले तैरने का हुनर रख। वाह, ये भाई आपके लिए ताली, है ना। चलिए आगे बढ़े बच्चों अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में किसके अनुसार जो है किसी वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? तो ये भाई मार्शल द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल सटीक हो जाएगा, मार्शल के द्वारा एक कथन दी गई है ना। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि लिखित में किसने जो है कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का जो है विचार प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों मार्शल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है सर, आज पूरा खत्म कर देंगे इकोनॉमिक्स का, तो आप लोग पूछ रहे हैं कितना क्वेश्चन, आज खत्म कर देंगे पूरी तरह से, है ना। चलिए अगला प्रश्न की दिया गया कि बाजार मूल्य पाया जाता है, बाजार मूल्य जो है आपातकालीन बाजार में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों ये दिया गया है कि अति अल्पकाल, है ना। अरे भाई अति अल्पकाल के बारे में पूछा गया है, ये पूर्ति होती है ना, तो पूर्णतः ब्लोचदार में होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों, दिया गया है कि एकाधिकार, है ना, एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्तें नहीं है, फिर वही सवाल पूछ दिया, औसत आय सीमांत लागत, है ना, औसत आय सीमांत लागत, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया गया बच्चों कि एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अल्पाधिकार, ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या है बच्चों, दिया गया है कि एक पूर्ण प्रतियोगी, सवाल क्या भाई, सवाल कहता है एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को जो है निम्नलिखित
का जो है सामना करना पड़ता है। तो स्थिर कीमत है, स्थिर औसत आगम है, स्थिर लागत है, उपयुक्त सभी है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि फर्म में लाभ मिलता है, तो फर्म में जो लाभ मिलता है बच्चों, इसका समझ जाएगा ए आर जो है, ए आर जो होता है वो बड़ा होता है एसी से, और कहता है किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है। तो याद रखेंगे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता, है ना। भाई ये तो सेट नहीं किया है, अब बताओ, ये सेट नहीं करता, चलो आगे देखते हैं कहाँ से है। ये तेरी की ए टेक्नीशियन वाला का मन तो करता कूट दे धर के। एक कौन सेट नहीं किया है, अब बताओ, है गुस्सा नहीं आएगा क्या पूरा करने के लिए हम सोचते हैं। चलो देखते हैं कहाँ तक है, जहां से होगा वहां से हम करवाएंगे। यह तो चौपट कर दिया, फुट खराब, सेट नहीं किया है।